राजू अपने घर के आंगन में आम के दरख्त के नीचे अपने पापा के साथ बैठा होता है। अब्बू, आप पुराने जमाने के चालाक हो सकते हैं, लेकिन आज की चालाकी का मतलब है पैसा और दिमाग से पैसा कमाने वाला आइडिया। आप तो खेत खलियान में ही अटके हैं। बेटा, होशियारी का मतलब होता है बिना लड़ाई की जीत और बिना शोर के हल। पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन अक्ल सबके पास नहीं होती। तो फिर आप करोड़पति क्यों नहीं हुए? अभी तक वही पुरानी खाट, वही चाय की प्याली। तभी राजू की माँ चंपा ताई बाहर आती हैं। राजू, कोई अपने पापा से ऐसे बात करता है? तेरे पापा ने न जाने कितनों की मदद की है। ठीक है अम्मी, अब आप दोनों देखिएगा, कस्बे में पिज्जा का रेस्टोरेंट खोलूंगा और असली आइडिया क्या होता है ये बताऊंगा। कस्बे में पिज्जा, लोग यहाँ भरता रोटी खाते हैं बेटा। अब आप पीछे हट जाइए, मैं खेत बेचूंगा और कुछ बड़ा करूंगा। ये सुनकर चंपा ताई अपने पति गणेश से कहती है, सुनिए जी, एक बार बेटे को वो करने दीजिए जो उसका ख्वाब है। चारपाई पर बैठा सरपंच बलिया सिंह होता है। अरे गणेश, तू अपनी जमीन क्यों बेच रहा है? बेटा कहता है अब खेत नहीं पिज्जा बनाना है। तब तो उसका दिमागी खेत ही उग रहा है, कस्बे में पिज्जा। गणेश मजबूरी में हामी भरता है। एक शहरी वेशभूषा वाली लड़की घर में आती है। अब्बू मिलिए, ये है नताशा, होटल मैनेजमेंट में मेरी साथी और मेरी होने वाली लाइफ पार्टनर भी। अरे बेटा, शादी से पहले लड़की लड़के के घर नहीं रहती। शाम को मंदिर में गणेश और चंपा ताई राजू और नताशा की शादी करवा देते हैं। एक चमचमाता विदेशी स्टाइल में रेस्टोरेंट तैयार हो चुका होता है। राजू, अब वक्त है एक आलीशान रेस्टोरेंट चलाने का। ये कस्बे की सोच बदलने वाला कदम होगा। रेस्टोरेंट में हलचल होती है। नौजवान ग्राहक पिज्जा खा रहे होते हैं। बड़े शहर वाला जायका लग रहा है। ये सब तो बढ़िया है, लेकिन कुछ भारी सा लग रहा है। अगर ऊपर भरता होता ना, तब असली मजा आता। 2-3 दिन की भीड़ के बाद ग्राहक आना बंद कर देते हैं। राजू और नताशा हिसाब किताब कर रहे होते हैं। राजू, सारे पैसे खत्म हो गए। इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए भी अब नहीं बचे। सब लगा दिया रेस्टोरेंट में। अब राजू, अब तो टमाटर पनीर खरीदने तक के पैसे नहीं है। हम वेटर को तनख्वाह कैसे देंगे? कस्बे वाले इतने पिछड़े होंगे, सोचा नहीं था। तभी राजू के गांव का बलराम एक शातिर मुस्कान लिए हुए आता है। क्या बात है राजू, तुम्हारे चेहरे पर ये फिक्र की लकीरें क्यों छलक रही है? अब आपको क्या बताऊं बलराम भैया, अब्बू का खेत बेचकर हमने आपकी ही जमीन खरीदी थी और सोचा था कि पिज्जा रेस्टोरेंट कस्बे की मार्केट में धूम मचा देगा। 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन पता नहीं क्यों ग्राहकों ने दफतन आना ही बंद कर दिया। और अब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। मेरा तो सोच सोचकर दिमाग खराब हुआ जा रहा है कि अब हम क्या करेंगे, कि अब क्या होगा। अरे फिक्र क्यों करते हो राजू, एक काम करो, तुम मुझसे पैसे उधार ले लो। नहीं नहीं बलराम भैया नहीं। अरे राजू बाबू, परेशान क्यों हो, ले लो उधार। जब रेस्टोरेंट चलेगा तब दे देना, ब्याज व्याज नहीं। कस्बे में सब अपने ही होते हैं। इतनी दरियादिली क्यों? अरे बेटा, कस्बे के भलाई में दिल खुश हो जाता है। राजू पैसे ले लेता है। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कुर्सियां खाली थीं, मच्छर उड़ते फिर रहे थे। ग्राहकों का नामो निशान नहीं था। क्या पिज्जा विज्जा पेट ना भरता, जीभ जरूर कट जाती है। हमरे भरते में जो जायका है वो इन टमाटर वाली रोटी में कहाँ। बलराम दूर से रेस्टोरेंट को देख रहा होता है। राजू नताशा के साथ होता है। तभी वहाँ पर बलराम आ जाता है और राजू से कहता है,
राजू, मैंने जो तुम्हें रकम उधार दी थी, अब मुझे ब्याज के साथ वापस चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं बलराम भैया? आपने तो कहा था कि आपको ब्याज नहीं चाहिए। तुम होशियार नहीं, बेवकूफ हो राजू। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं हमेशा राजू के अब्बू गणेश से अंदर ही अंदर जलता था, क्योंकि कस्बे में गणेश के होशियारी का ही बोलबाला है। जब मुझे पता चला कि गणेश का बेटा राजू कस्बे में अपने अब्बू का खेत बेचकर रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है, और वो भी पिज्जा का, तो फिर मैं समझ गया कि बेटा अब्बू की नैया डुबो देगा और बहती गंगा में मैं भी हाथ दूंगा। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि जो मैंने तुम्हें रकम दी थी ना, अगर वो मुझे 1 महीने के अंदर वक्त पर नहीं मिले तो तुम्हारा रेस्टोरेंट और इसकी जमीन मेरी हो जाएगी और फैसला पंचायत करेगा। इतना कहकर बलराम अकड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। बलराम के वहाँ से जाते ही राजू का पापा गणेश सिर झुकाए अंदर आता है। तुमने जो भी कहा मैंने सब सुन लिया। जब तुमने रेस्टोरेंट बनाने के लिए बलराम की जमीन खरीदने की बात करी थी, मैंने तभी तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन तुम माने ही नहीं। और तो और तुमने मुझसे पूछे बगैर उससे उधारी ले ली। मैं तुम्हें कब से बताना चाह रहा था कि बलराम अंदर ही अंदर मुझसे जलता है। ये तुम्हें नुकसान पहुंचाने की जरूर कोशिश करेगा। अब ठीक कह रहे हो अब्बू, अब कुछ नहीं बचा। बलराम ब्याज के साथ पैसे मांग रहा है। 1 महीने में नहीं लौटाए तो रेस्टोरेंट भी जाएगा और शायद घर भी। अब तक तुमने अपनी मन की सुनी, अब मेरी बारी है। अब तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। जी अब्बू। कल से किचन में भरता पकेगा, बैंगन वाला, और वही भरता चढ़ेगा पिज्जा पर। नाम होगा भरता पिज्जा। अब्बू, कोई नहीं खाएगा भरता वाला पिज्जा। ये कस्बा है, यहाँ पिज्जा नहीं चलता, लेकिन भरता सबका चाहिता है। दोनों को मिला देंगे तो दिल और जुबान दोनों जीतेंगे। भरता पिज्जा तैयार होता है। कुरकुरा बेस, बैंगन का भरता, देसी तड़का और हरा धनिया। गांव की ममता बुआ पहला टुकड़ा चखती हैं। अरे वाह, जैसे रोटी पर भरता लगाया हो, लेकिन कुरकुरा, मजा आ गया। धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं। कुछ दिन बाद रेस्टोरेंट में भीड़ होती है। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। हर टेबल पर भरता पिज्जा खाया जा रहा होता है। बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। पिज्जा का भी देसी रूप हो सकता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। राजू और नताशा किचन में बिजी होते हैं। बलराम दूर से रेस्टोरेंट में देख रहा होता है। ये बुजुर्ग गणेश तो फिर से पासा पलट गया। तभी रेस्टोरेंट के अंदर से राजू और नताशा बैग लेकर बलराम के पास आ जाते हैं। बलराम बुरी तरह से चौंक जाता है। राजू वो बैग बलराम को पकड़ाता हुआ कहता है, ये लीजिए तुम्हारे पैसे ब्याज के साथ। और अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, आप किसी से जलन रखकर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। जलन करने वाला अपना ही नुकसान करता है। ये सुनकर बलराम सिर झुकाता हुआ वहाँ से चला जाता है। गणेश खाट पर बैठा होता है। तभी राजू के मोबाइल की घंटी बजती है। हेलो जी, एनडीटीवी से। जी हाँ, भरता पिज्जा भीलापुर से ही आगाज हुआ। राजू, देखो सोशल मीडिया पर ये फूड ब्लॉगर ने हमारा वीडियो डाल दिया है। दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। एक बड़ा आयोजन होता है। सब गांव वाले जमा होते हैं। मंच पर राजू और नताशा खड़े थे और नीचे गणेश और चंपाताई। चंपाताई राजू के पास आती है। बेटा, अब तुझे समझ आया ना होशियारी का मतलब? हाँ अम्मी, अब समझ गया कि असल बिजनेस वो है जो दिल से किया जाए, और अब्बू से बड़ा बिजनेस गुरु मैंने आज तक कोई नहीं देखा। इतना बोलकर राजू सभी गांव वालों की ओर देखकर कहता है, मेरे अब्बू गणेश प्रसाद सिर्फ एक होशियार किसान नहीं है, वो एक विजनरी है। आज भरता पिज्जा जो भी है उन्हीं की सोच का नतीजा है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। गणेश अब भी खाट पर लेटा होता है। बच्चे खेलते हुए रेस्टोरेंट से निकलते हैं। दूर भरता पिज्जा का बोर्ड चमक रहा होता है।
पवन और सोनू 2 सगे भाई थे। उनकी माँ ने मरने से पहले पवन को सोनू की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि पवन चतुर था और सोनू बहुत ही सीधा था। मेरे बच्चों, मेरा अंत समय आ गया है और मुझे सोनू की चिंता होती है। वो बहुत भोला है, उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, और ऊपर से वो एक पैर से अपाहिज भी है। अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। मेरा वक्त अब आ गया है। मैं तेरे अब्बू के पास जा रही हूँ। अब सोनू की जिम्मेदारी मैं तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। जो हमारी जमीन है उसमें खेती बाड़ी करना और अपना जीवन व्यतीत करना। सोनू का ख्याल रखना। ये कहकर सोनू के माँ की मृत्यु हो जाती है। सोनू को बहुत दुख होता है। पवन को अम्मी के जाने का दुख तो होता ही है, परंतु उसे बहुत खुशी भी होती है कि उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आ गया है और अब वो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत करेगा। अम्मा गई तो गई, मगर अपनी सारी जिम्मेदारी मुझे देकर चली गई। इस अपाहिज सोनू को मैं कब तक ढोता रहूंगा? मेरा भी परिवार होगा, मेरे भी बीवी बच्चे होंगे, तो क्या मैं जिंदगी भर इस अपाहिज सोनू को अपने साथ रखूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पवन सोच रहा था कि वो सोनू को अपने से दूर कैसे रखे। तभी उसके शैतानी दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सोनू को आवाज देता है। देख सोनू, अम्मा तो हमें छोड़कर चली गई और तेरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर चली गई। अब इतनी बड़ी जमीन है, इसको मैं अकेला कैसे संभाल सकता हूँ? मुझे तो खेती करनी भी नहीं आती। मैं भला इतनी बड़ी जमीन पर खेती कैसे कर पाऊंगा? ये तो मुझे आता ही नहीं, क्योंकि मैं तो कभी अम्मा के साथ खेत पर गया भी नहीं था। पूरा दिन तू ही तो उनके साथ खेत पर जाया करता था। माँ मुझे खेती करने ही नहीं देती थी, बस पढ़ाई करने को कहती रहती थी। भैया, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं पूरी जमीन संभाल लूंगा। आप अपनी तालीम पर ध्यान दीजिए। सोनू, तुम कितने अच्छे हो। तुमने खेतों की जिम्मेदारी लेकर मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। तुम खेत संभालो, मैं पढ़ाई संभालता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, मैं अब जमीन की तरफ जाता हूँ। सोनू कड़ी धूप में खेती करता है। वो खेत में चने की दाल और गेहूं उगाता है, जो कि बहुत अच्छी फसल के रूप में उभर कर आते हैं। उन्हें देखकर सोनू बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो भागा भागा पवन के पास जाता है। अरे ठहर जा, क्यों इतनी तेजी से भाग रहा है? ऐसा क्या हो गया कि तू इस तरह भागता हुआ आ रहा है? वैसे तो तू चल भी नहीं पाता, लेकिन अब हवा से बातें कर रहा है तू। भैया, बात ही कुछ ऐसी है। देखो, मेरी मेहनत रंग लाई। गेहूं की बालियां कितनी अच्छी हुई हैं। हवा में ऐसे लहरा रही हैं जैसे सोना। चने की दाल और गेहूं बहुत अच्छे हुए हैं इस बार। अच्छा, क्या बात है? पवन जब खेत में गेहूं और चने की दाल देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है और उसके मन में लालच आ जाता है। अगर ये सोनू यहाँ पर रहेगा तो मुझे इसे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। मैं इसे थोड़ा सा चना और गेहूं देकर इसको रफा दफा कर देता हूँ। देख सोनू, तूने मेहनत की, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कब तक तेरा बोझ उठाऊंगा? तू अपने हिस्से के चने और गेहूं लेकर अब मेरा पीछा छोड़ दे। भैया, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अम्मी ने आपको और मुझे साथ रहने को कहा था। अम्मा इस दुनिया में अब नहीं है, इसलिए अब तू भी मेरी जिंदगी से रफा दफा हो जा। पवन सोनू को धक्के मारकर भगा देता है। सोनू परेशान होकर एक नदी के किनारे बैठा होता है। तभी उसका दोस्त अनिल वहां आ जाता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। सोनू सारी बात अनिल को बता देता है। अनिल उसकी परेशानी देखकर सोनू को उसके साथ अपने घर पर चलने को कहता है। यार, मुझे अपने भैया से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे घर से ही निकाल दिया। अब मैं इस दुनिया में किसके सहारे जीऊंगा? ये मुट्ठी भर गेहूं और चने लेकर मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? गलती तो वैसे भाई की भी नहीं है,
मुझ जैसे अपाहिज और मंद बुद्धि को वो अपने साथ भला रखेंगे भी क्यों? तू फिक्र क्यों करता है? तू मंद बुद्धि नहीं है, बल्कि बहुत सीधा है और हर किसी को अपनी खासियत के बारे में पता नहीं होता। अब करूँ भी तो मैं क्या करूँ? तू फिक्र मत कर, मेरे घर चल। मेरी माँ ने आज अच्छे पकवान बनाए हैं, आजा मैं तुझे खिलाता हूँ। सोनू के बहुत मना करने पर भी अनिल उसे अपने साथ घर ले जाता है और घर ले जाकर दाल पकवान खिलाता है जो सोनू को बहुत पसंद आती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, जी कर रहा बस खाए जाऊं। मैंने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, क्यों न तू इन दाल और गेहूं का इस्तेमाल दाल पकवान बनाने के काम में कर। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई जमीन भी नहीं है। तू इसकी फिक्र मत कर, उसका बंदोबस्त मैं करा देता हूँ। अनिल सोनू की मदद करता है और उसकी मदद से सोनू दाल पकवान बनाता है, पर वहाँ कोई भी ग्राहक दाल पकवान खाने नहीं आता। तभी एक बुढ़िया वहाँ पर आती है और उससे खाना मांगती है। अम्मा जी, आज ही दुकान शुरू की है, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है। आप आई हो मेरी पहली ग्राहक, मैं आपको दाल पकवान जरूर खिलाऊंगा। पर बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास तो बहुत कीमती चीज है, वो है आपकी दुआएं। आप बस अपनी दुआएं दीजिए और ये दाल पकवान खाइए। बुढ़िया दाल पकवान खाकर बहुत खुश होती है और वो अपनी पोटली में से थोड़ी सी चने की दाल निकालकर, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये चने की दाल है, इसे मेरी दुआएं समझकर अपने पास रख लो और इसे अपनी दाल में मिला लेना। ये कहकर वो चली जाती है। अगले दिन सोनू फिर से दाल पकवान बनाता है और बुढ़िया के दिए हुए दाने उस दाल पकवान में डाल देता है। जैसे ही दाल बनती है, ग्राहकों की कतार लग जाती है और शाम तक उसकी बहुत आमदनी होती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मुझे तो विश्वास नहीं होता, एक ही दिन में मुझे कितनी बरकत हो गई है। कल तक तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। ये सब तुम्हारी नेकी का बदला है। तुमने जो उस बुढ़िया को खाना खिलाया था ना, उसके बदले में जो दाल उसने तुम्हें दी थी, ये उसी दाल का असर है। वो दाल के रूप में तुम्हें दुआ देकर गई है, जिससे तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी कमाई होगी। अब ये दाल पकवान करिश्माई बन चुका है। सोनू ये जानकर बहुत खुश होता है और वो अपना काम जारी रखता है। दाल पकवान सबको पेट भर खिलाकर जब शाम को दाल पकवान बच जाता है, तो वो उसे उन लोगों में बांटता है जिनके घर उस शाम को चूल्हा न जला हो। वो गरीब लोगों में ये सारे दाल पकवान बांट देता है। अब उसकी दिन दुगनी रात चौगनी बरकत होने लगती है और वो बेहद अमीर बन जाता है।